मास डिफेक्ट। इसका एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी आल्सो नोन एज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड ड्रॉ द कर्व बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर कर्व ड्रॉ करने के लिए भी आता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज है, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया उसमें एग्जांपल हैंडल कर लिया है और ऐसा स्टेटमेंट है कि अगर मैं एक प्रोटॉन को और एक इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से हाइपोथेटिकल आपको सोचना है कि इन्फिनिटी से एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को क्लोज में लेकर आओ तो क्या होगा। तो आपके बुक में एक स्टेटमेंट है कि अगर इन्फिनिटी से आप इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को आप एक जगह लेकर आओ क्लोज में, तो देखा तो ये एक हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके पास एक प्रोटॉन होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो कह रहा है कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी रिलीज होती है किसी इन्फिनिटी से एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को लेकर आने में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है, कैपिटल डी स्मॉल डी। ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है, इसको थोड़ा सा एक मिनट के बाद समझेंगे। पहले एक चीज को समझिए कि एक न्यूक्लियस और न्यूक्लियन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर न्यूक्लियस कॉम्बिनेशन है पूरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। अगर मैं इसी को अलग अलग करूँ सेपरेट, यानी एक प्रोटॉन की बात करूँ एक न्यूट्रॉन की, तो कहलाएगा एक न्यूक्लियन। ओके, फिर से स्टेटमेंट देखते हैं जो बुक में टेक्स्ट बुक में कि अगर इन्फिनिटी से आप एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को क्लोज में लेकर आओ तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है जो कैलकुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंटली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट होती है। इसका दूसरा मतलब ये है, ये क्या हुआ क्लोज लाने के। सेकंड इसका मीनिंग ये है इन अदर वर्ड्स कि अगर इसी न्यूक्लियस को मुझे ब्रेक करना है, इसी न्यूक्लियस को मुझे ब्रेक करके इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन वैसे अराउंड घूमने वाला है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड घूमने वाला है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर मुझे आपको मिलते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन हाइड्रोजन एटम कैसे बनता है, एक प्रोटॉन और उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन। तो इन्फिनिटी से आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को लेकर आना करीब में, ताकि एक एटम का स्ट्रक्चर बनाए जिसमें छोटा एक हाइड्रोजन, तो इतना एनर्जी से रिलीज होता है। इसका दूसरा रूप ये है कि अगर इसको ब्रेक करके इस प्रोटॉन को फ्री कर दें, फ्री स्टेट में लेके आने का, अभी नॉन स्टेट में इसको करना है एक्साइटेड स्टेट में, तो इसको उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा जितना आप एनर्जी रिलीज हो गया था, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करने के लिए। ये होता है बाइंडिंग एनर्जी का थ्योरी। इसको आपकी बुक में तीन तरीके से बताया, तीन तरीके से। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज मेरे पास बहुत सारे प्रोटॉन हैं, n नंबर ऑफ प्रोटॉन और n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये आपको मालूम है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहां पे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाएगा, एक न्यूक्लियस बनेगा जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलने वाले n नंबर। इसका जो मास होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस, और जो इसका मास होगा मास ऑफ न्यूक्लियन, डिफरेंस है, ठीक है। यहां पर हम एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करेंगे अलग-अलग, और ये इंडिविजुअली कहलाते हैं न्यूक्लियंस, न्यूक्लियर प्लस न्यूक्लियन। तो एक प्रोटॉन कितने मास का है, एक न्यूट्रॉन कितने मास का है। अगर मैं इसको ऐड करूं, सम करूं, सम ऑफ ऑल द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी सम ऑफ ऑल द न्यूक्लियन इंडिविजुअली, तो एक्चुअली में आना चाहिए इसके मास के बराबर, क्योंकि ये न्यूक्लियस बन रहा है इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियन हमेशा ज्यादा निकलता है मास ऑफ न्यूक्लियस से। यानी आपने एक एलिमेंट उठाया, सपोज ऑक्सीजन का एलिमेंट आपने लिया है, उसके अंदर आपको 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, ठीक है, टोटल 16 न्यूक्लियॉन्स है। तो 16 न्यूक्लियॉन्स का जो मास होगा वो एग्जैक्टली ऑक्सीजन के एक न्यूक्लियस के मास के बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका और आसान एग्जांपल आपको समझना है कि अगर आपके पास एक पैकेट है जिसमें 10 बिस्किट है, एक बिस्किट का वजन 1 ग्राम है, तो 10 पैकेट बिस्किट का वजन 10 ग्राम है, यानी पर पैकेट 10 ग्राम होना चाहिए, और होता भी ऐसा। लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि आपका पर बिस्किट 1 ग्राम का है, लेकिन आपने जब पैकेट लिया जो 10 बिस्किट है उसके अंदर, लेकिन वो 10 ग्राम नहीं मिलता है, वो 9 ग्राम मिलता है, 9.5 मिलता है, 10 नहीं मिलता है, 10 से लेस मिलता है। इसका मतलब कुछ मास जो है ना वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होकर रिलीज हो चुका है मास से, उस पैकेट से। सपोज उस बिस्किट में चूटी लग गई, उसने खा ली इसको, तो अभी आपका टोटल मास कम हो गया या डिग्रेड हो गया, कुछ कोई भी फिजिकल फैक्टर या कोई फैक्टर के थ्रू डिग्रेड हो गया और वो मास वहां पे कम हो गया। तो ये होता है मास डिफेक्ट। यानी मास डिफेक्ट को अगर मैं इक्वेशन के थ्रू बताऊं तो मास डिफेक्ट यानी चेंज इन मास इज नथिंग बट द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। मास डिफेक्ट दैट इज डेल्टा एन इज नथिंग बट द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल वही पैकेट की बात करें हम कि पैकेट का वेट 9 ग्राम था और पर बिस्किट 1 ग्राम की थी और उसमें 10 बिस्किट थी, तो 10 ग्राम होना चाहिए, लेकिन 1 ग्राम का डिफ्लेक्शन आ गया, 1 ग्राम कम आया, तो आपके पास मास डिफेक्ट फॉर दैट पैकेट इज 1 kg, 1 ग्राम। कैसे निकालेंगे हम, 10 ग्राम में से माइनस करेंगे 9 ग्राम को, उसी बेस पे इक्वेशन में कुछ नहीं। अच्छा, 10 ग्राम में आपने एक्चुअली में ऐड क्या किया था, एक इंडिविजुअल बिस्किट को ऐड कर दिया था। तो न्यूक्लियॉन्स में दो टाइप के मिलते हैं, एक प्रोटॉन मिलता है, एक मिलता है फंडामेंटल पार्टिकल्स न्यूट्रॉन मिलता है। तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज नथिंग बट द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ओके। तो अभी थोड़ा सा इसको डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करते हैं। बहुत सिंपल है, जस्ट इधर देखिए, बहुत सिंपल है। आपको जस्ट इमेजिन करो एक एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट, जिसका एटॉमिक नंबर या मास नंबर a से रिप्रेजेंट करना है आपको, और z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन का, याद रखना है इसको, z शो करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, सपोज मैं उसको n से अगर रिप्रेजेंट करता हूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, एक एटम के अंदर उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो अगर आपने किसी भी मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस कर दिया तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, न्यूट्रॉन बचेगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नथिंग बट द a माइनस b, यानी एटॉमिक मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी रिप्रेजेंट करो z सिंबल से, तो a माइनस z इज नथिंग बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन
है ना। अभी बात करेंगे यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन है, तो 1 न्यूट्रॉन का मास कितना रहेगा? सपोज 1 ग्राम 1 न्यूट्रॉन, तो 3 न्यूट्रॉन का 3 कैसे मिलेगा? 3 into 1, 1 क्या है? मास ऑफ 1 प्रोटॉन। तो अभी यहाँ पर एग्जांपल में 3 न्यूट्रॉन थे, अगर आपको नहीं मालूम कि कितने न्यूट्रॉन है किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर, रैंडम एलिमेंट चूज किया है, तो वहां पे हम फिल करेंगे नंबर स्मॉल लेटर n से, एक अल्फाबेट से लेंगे n, एनी नेचुरल नंबर 3 4 5 हो सकता है, और आगे लगा देंगे मास ऑफ प्रोटॉन, n into मास ऑफ प्रोटॉन, n into मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन इज नथिंग बट द z, यानी n into z, यानी हम बोल देंगे उसको z मास ऑफ न्यूट्रॉन, z into मास ऑफ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास into नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो बन जाएगा zmp। इसी तरह आप जाओगे अगर न्यूट्रॉन के लिए तो z into सॉरी z नहीं, a minus z into मास ऑफ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास into नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। जैसे मैं बोलूंगा एक चॉकलेट 2 रुपए की, तो 5 चॉकलेट आप बोलेंगे 10 कैसे मिला? 5 into एक चॉकलेट का प्राइस 5 into 2, ऐसे मैं बोलूंगा मेरे पास n नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो n नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसको हमने किससे किया? z से, तो z into एक का वजन कितना है? mp। अभी देखिए बहुत इजी हो जाएगा। तो क्या है बनाने के पास दो तीन जगह कल भी बनाने का कितनी और इसको मतलब लिखा है, 2 3 जगह लगा हुआ है, तो कल फिर करना पड़ेगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा जगह वैसे यहां पर इसका डायरेक्शन यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां पे ध्यान देना, ये जाए यहां पे भी। तो सबसे पहले आपको ये बताओ कि मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? ऑब्वियसली आ जाएगा। मास डिफेक्ट क्या है? मास डिफेक्ट जो एक्चुअल मास न्यूक्लियस का होता है वो हमेशा कम निकलता है उसके न्यूक्लियन के मास से, यानी एक न्यूक्लियस बना है उस न्यूक्लियन से तो मास सेम आना चाहिए, बट मास सेम कभी नहीं आता है। मास सेम कभी नहीं आया इसका मतलब मास डिफेक्ट हो गया, है ना। अभी इसी बात को हम लोग यहां पे थोड़ा सा और इजी वे में लिखते हैं। बेटा इसके दो तीन लिखे, आप जो चाहे वो डेफिनेशन एग्जाम लिख सकते हो। जैसे कि पहला डेफिनेशन हाइड्रोजन को लेकर है कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के लिए एनर्जी रिलीज होती है ना, वो 15.63 ओम ने देख लिया। अदर वर्ड्स में यहाँ पे आपके बुक में लिखा हुआ है कि इन अदर वर्ड्स दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच हैज टू बी सप्लाइड टू द एटम टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, यानी इतना एनर्जी न्यूक्लियस को जिससे उसके अंदर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो अराउंड सब क्या हो जाए? सेपरेट हो जाए, तो वो कहलाता है बाइंडिंग एनर्जी। तो हमने देख लिया एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी। और एक चीज और समझा दूंगा आपको, सपोज एक न्यूक्लियस था, ठीक है, इसको बनाने के टाइम पे ये न्यूक्लियस बनने के टाइम पे कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, तभी तो इसका मास कम होगा ना। मास एनर्जी का बहुत बेस्ट रिलेशन है E इक्वल टू mc स्क्वायर, वो भी यूज करेंगे आगे कहीं पे। यहां फॉर्मूला लिख लीजिए, आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन है E इक्वल टू mc स्क्वायर, एनर्जी मास का रिलेशनशिप हमेशा याद रखना, ठीक है। मास कभी भी डिसअपियर होगा, तो अगर एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी, एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, और अगर मास को बढ़ाना है तो एनर्जी को आपको उधर पे डिक्रीज नहीं होना है, एनर्जी को आपको देना रहेगा, इनपुट करना रहेगा, एनर्जी कम तो मास वापस से बढ़ेगा। अगर मैं जैसे यहीं पे एग्जांपल लूं कि आपने एक न्यूक्लियस को ब्रेक किया और इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपने अलग अलग कर दिया। अब अगर बात करूं कि इससे वापस से न्यूक्लियस बनाना है, पहली बात तो समझो, एक न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होगा, उसके न्यूक्लियस अगर अलग हो गए तो यहां पर आपको इस न्यूक्लियस को क्या देना पड़ेगा? कोई ना कोई एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। चलो सो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन बाइंडिंग एनर्जी का। वापस से थोड़ा सा 10 सेकंड पीछे जाते हैं हम लोग कि एक न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वही कहलाता है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। ये सिंपल सा स्टेटमेंट हो गया। और आप कैसे लिख सकते हो? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट क्या होता है? ये ऑलरेडी हमने देख चुका है कि न्यूक्लियॉन्स का जो मास होता है ओवरऑल वो हमेशा ज्यादा निकलता है उसके न्यूक्लियस के मास से, तो जो उनका डिफरेंस है वही मास डिफेक्ट होता है। अभी इस चीज को आपको बस इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 4 से 5 लाइन में बहुत सिंपल है, इजी एकदम। देखते चलो बहुत सही। सबसे पहले मास ऑफ न्यूक्लियस क्या मिलेगा मुझे? इसमें मुझे दो चीज लिखनी पड़ेगी, एक मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। कोई भी कैलकुलेट टेक्स्ट ले लिए मास ऑफ कोई एलिमेंट है, इसका मास नंबर है 1 एंड नंबर प्रोटॉन Z। ये ऑलरेडी आपको बता चुका है, Z है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, तो मास नंबर में से प्रोटॉन नंबर को माइनस कर दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको ये लिखना है दैट इज चेंज इन मास। मास डिफेक्ट इक्वेशन हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। अभी मास ऑफ प्रोटॉन, एक न्यूक्लियॉन्स का मास ऑफ प्रोटॉन होगा, ये जगह बहुत ज्यादा प्रोटॉन है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली हो गया Z इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। किसी एक न्यूक्लियस है, अगर एक न्यूक्लियस में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे तो n नंबर, और नंबर ऑफ न्यूक्लियस से निकालते हैं तो a माइनस z से, a माइनस z का मल्टीप्लाई करना है मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। देन इसका माइनस करेंगे मास ऑफ एलिमेंट x, कोई भी एलिमेंट है, और ये ओवरऑल न्यूक्लियस है तो उसको इसके वैसे आप डाल दो, ठीक है। अब यहां पे इक्वेशन आइंस्टाइन की बहुत फेमस इक्वेशन है E = mc², ये आपको यूज करना है। एनर्जी अगर mc² की बात करें, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो मास का ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन यहां पर आ है। तो अगर मुझे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस निकालना है, यानी वो एनर्जी जो किसी भी न्यूक्लियस को बाइंड करके रखने के लिए रिक्वायर्ड, एक डेफिनेशन ये भी है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, एक एनर्जी का डेफिनेशन ये भी है, इसी से नाम है बाइंडिंग एनर्जी, बाइंड करके रखता है। तो अगर मुझे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट न्यूक्लियस इज इक्वल टू m के प्लस क्या आ जाएगा? मास डिफेक्ट, इस पर इक्वेशन मास डिफेक्ट क्या है? Zmp प्लस a माइनस z इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ एलिमेंट कोई भी आपका जिसका न्यूक्लियस आपने दिया, ठीक है, इनटू c²। ये c² वैसे के वैसे रहेगा, ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन ये ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी है,
ये मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है और पर न्यूक्लियॉन्स क्या होता है। इसकी छोटी सी एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, ठीक है। ऑक्सीजन के अंदर आपको मालूम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 16, एटॉमिक मास जो होता है 16 होता है, दैट इज 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, दैट इज आल्सो नोन एज मास नंबर, है ना। तो इसके पास टोटल 16 न्यूक्लियॉन्स है। ऑक्सीजन के पास टोटल 16 न्यूक्लियॉन्स है, लेकिन मुझे देखना है एक न्यूक्लियॉन्स में कितना एनर्जी है। ओके, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए टोटल एनर्जी जो रिक्वायर्ड है बाइंडिंग एनर्जी वो है 128 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस, ठीक है। ये आपको आ गया बाइंडिंग एनर्जी फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक पूरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए, उसके पूरे न्यूक्लियस के लिए। उस न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियॉन्स है? 16 है। तो एक न्यूक्लियॉन्स कैसे निकालेंगे? इसको मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से, है ना, यानी डिवाइड बाय a करना है। अब डिवाइड बाय a करेंगे तो क्या हो जाएगा? पर न्यूक्लियॉन्स 128 को आप डिवाइड बाय 12 करोगे, अगर डिवाइड बाय 16 16 है, तो ये एप्रोक्सीमेट नंबर आपको क्या मिलेगा? 16 के बाद 128 तो आता है। टोटल ये एप्रोक्सीमेट आपको 8.1 या 8.13 8.1 तक ये नंबर मिलेगा। दैट इज 8.0 मान के चलते, दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 1 न्यूक्लियॉन्स ऑफ ऑक्सीजन। 1 न्यूक्लियॉन्स ऑफ ऑक्सीजन 8.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पर न्यूक्लियॉन्स का आ गया। ऐसे आपको अलग-अलग एलिमेंट्स के निकालने रहते हैं। हाइड्रोजन का आप निकाल सकते हो, हीलियम का निकाल सकते हो, ऑक्सीजन और यूरेनियम, लिथियम। कर्व के लिए 6-7 एलिमेंट्स का आपको याद होने चाहिए। उसको मैं आपको बताऊंगा अभी अगले 1 मिनट के अंदर कैसे होगा, पहले को याद रखिएगा। तरीका ये निकालने का, ओके। तो ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 1 न्यूक्लियॉन। तो अभी यहां पे बाइंडिंग एनर्जी ओवरऑल है, तो इसको डिवाइड बाय a करेंगे आप। डिवाइड बाय a इक्वल टू के इधर करेंगे, इक्वल टू के इधर भी करना है, मैक्स का बेसिक रूल है। तो यहां पे कितना मिलेगा एनर्जी के पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक है। और यहां पे क्या मिलेगा कि उस एक न्यूक्लियॉन में कितना एनर्जी रिलीज हो रही है, जस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड उस न्यूक्लियॉन को करीब लाने के लिए। तो ये आपका डेरिवेशन बस यहीं पे खत्म हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी का डेरिवेशन। आपके टेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 15.16 बाइंडिंग एनर्जी को उसने E B लिखा है, आप B लिख सकते हो, ठीक है, डॉट डाल के। एक ही बात है, बाइंडिंग एनर्जी B डॉट E इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर Z NH। हां, कुछ बुक में आपको यहाँ पे MP लिखा है, NH लिखा मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होने का। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। तो जब एक प्रोटॉन की अगर बात होती है, सिर्फ एक सिंगल प्रोटॉन की, तो आप बोल सकते हो कि हां वो एक हाइड्रोजन है। और आपकी बुक में स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो क्यों मालूम है? यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल दो खुद से, और आगे पे माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एडजस्ट कर दो, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन क्या बन जाएगा? एक हाइड्रोजन। इसलिए कहीं पर बुक पे MP लिखा है, Z MH लिखा रहता है। बात देखिए, आपको इलेक्ट्रॉन ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का जरूरत नहीं है। याद रखना वो स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो कंपल्सरी स्टेटमेंट नहीं है कि वी कैन, तो लिखा हुआ है वी कैन ईदर ऐड और सब्ट्रैक्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन इक्वेशन। कोई जरूरत नहीं, आप सीधे इसको ऐसे लिख सकते हो, लेकिन ये पे छोड़ दो, ये होगा आपका डेरिवेशन। अभी कर्व पे चल रहे हैं, कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे? तो अभी कर्व में आपको मालूम है एक्सिस x और y में क्या रखना है। तो ये कौन से दो बीच में बनेगा? वर्सेस क्या रहेगा? एक तो मालूम है d/a, इसका वर्सेस क्या होगा? मास नंबर। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है स्टेबिलिटी का। मास नंबर क्यों ले रहा हूं मैं? तो इसलिए कि जो एलिमेंट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना कम रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो टाइप का रिएक्शन क्या आ जाएगा? न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन, दोनों पर लिखते हैं। ये समझ में आ गया रहेगा। इसी के आगे बढ़ते हैं हम कर्व की तरफ। अब कर्व पे जाने से पहले न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दें, या कर्व के साथ साथ दोनों को देख लेते हैं, ठीक। कर्व पे आपको मालूम रखा है एक्सिस ड्रॉ करना है, ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस। यहाँ पे आपको रखा है मास नंबर, x के ऊपर मास नंबर जिसका सिंबल a होता है। यहाँ पे आपको रखना है y पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। यही तो क्वेश्चन था हमारा कि ड्रॉ द कर्व बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियॉन पर न्यूक्लियॉन कर्व, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व। तो यहाँ पे आपको मास नंबर x पे रखना है, b/a y पे रखना है। स्केलिंग कैसे करेंगे वो भी आपको बता देता हूँ। और कुछ एलिमेंट है जिनके आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स की वैल्यू मालूम चाहिए। जैसे अभी हमने ऑक्सीजन का लिखा था 8, है ना। ऐसे कुछ एलिमेंट है जिनकी आपको मालूम पड़ेगा, निकालने का मैंने बता दिया। जो फार्मूला था उसमें आपको प्रोटॉन का मास कितना रखना, वो एटॉमिक मास यूनिट में होता है। और ये कन्वर्जन आपको मालूम होना चाहिए कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। यानी आपका जो भी नंबर आएगा वो आएगा AMU के अंदर। अगर आप कैलकुलेट करके निकालोगे तो वो AMU में आएगा, उसको आप जस्ट 951 से मल्टीप्लाई कर दो। एक्चुअली वैल्यू 91.5 है, बट इन कैलकुलेशन 91 लिखा करोगे सो एक्सेप्टेबल है, फुल मार्क्स मिलता है। और 0.5 से हमारा डेसिमल में और चांस बढ़ता है ना, बड़े बड़े नंबर आने के। तो 91 से मल्टीप्लाई करना माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। इसलिए बता रहा हूं पहले मैं वैल्यू पुट करूंगा तो वो रहेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर रहेगा। तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना। और एक का निकालने का तरीका मैं आपको बता दूंगा निकालते कैसे हैं। एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के दो तीन ऐसे टॉपिक डेकोरियम है और आपके बुक में वहां पे नाम भी दिया हुआ है। Deuterium nucleus has a minimum value of Eb/A and is therefore the least stable nucleus. बट ये सब इतना लंबा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से बेटर है। यहाँ पे देखो जो बता रहा हूँ, इसको लिखने का तरीका बता दूंगा आपको। आपको यहाँ से कैसा डिस्क्रिप्शन बनाने का बता दूंगा। सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। सर सुनिए ना, अभी इसके बाद का ये 3 लेक्चर प्रैक्टिकल का कौन कौन ले रहा है, कैसे ले रहा है? अभी फर्स्ट आप ले रहे हैं, समथिंग इज गोइंग ऑन।
ओके, सो एग्जांपल के लिए मैंने हीलियम मॉलिक्यूल का चूज किया। इसका जो एनर्जी एमयू में जो आएगा आप उसको 90 से मल्टीप्लाई करोगे, वो बनेगा आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। और कैलकुलेट करके 28.3 और 4 समथिंग एप्रोक्सीमेट वैल्यू सर। बट आपको मालूम है ये बाइंडिंग एनर्जी आएगी हीलियम की फॉर ऑल द न्यूक्लियस, यानी पूरे मॉलिक्यूल्स की आएगी, पूरे न्यूक्लियस की आएगी, ठीक है। बट मुझे बताओ एक न्यूक्लियन का चाहिए तो कैसे निकालूंगा? आपको पता है डिवाइड बाय a कर देंगे। टोटल न्यूक्लियस कितने हैं? हीलियम के अंदर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, यानी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, यानी 4 उसके अंदर न्यूक्लियस है। इसको डिवाइड बाय 4 कर दो, आंसर 7.1 के एप्रोक्सीमेट आएगा। 7.09 एप्रोक्सीमेट 7.1 होने वाला है। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, आप पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट उठाओ, कोई भी एलिमेंट पूरे 180 एलिमेंट्स है, सबसे ज्यादा अगर किसी का बाइंडिंग एनर्जी पे Be/A का जो वैल्यू आता है वो आता है फेरियम का, और वो है आपका 8.8। फेरियम का बाइंडिंग एनर्जी अपॉन पर न्यूक्लियस का जो वैल्यू आता है वो आता है 8.8। इससे ज्यादा कोई भी नहीं है, इससे ज्यादा कोई भी नहीं। और क्यों आता है वो मैं आपको बताता हूं। फेरियम का जो एनर्जी पार्ट होता है वो होता है 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके अंदर टोटल कितने होते हैं? न्यूक्लियॉन्स 56 होते हैं। आप देखना फेरियम के ऊपर 56 आता है, एटॉमिक मास नंबर जो इसका मास 56, आप इसको डिवाइड करोगे आंसर आपको 8.8 एप्रोक्सीमेट मिलेगा, ठीक है, एप्रोक्सीमेट 8.8। और सबसे कम जो हमारा हाइड्रोजन का होता है 1.01 समथिंग, यानी 1 मान के चलो उसको। तो अभी कर्व आपका ना जाएगा 1 से 8.8 तक जाएगा, और जब उसके आगे जितने भी एलिमेंट है वो सब 8.8 से नीचे आएंगे, तो कर्व कुछ ऐसा बनेगा आपका, यहां से ऐसा ऊपर जाएगा, देन कुछ ऊपर नीचे होगा, फिर ऐसा कुछ वैसा जाएगा। पहले इंक्रीजिंग, देन स्टेबिलिटी पीक पॉइंट पे मिलेगी, देन डिक्रीजिंग, ठीक है। अभी कैसे याद रखना आपको? बहुत सिंपल है, कुछ एलिमेंट्स नाम याद करो जो शुरू चलते हैं। हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, लिथियम, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। एकदम टॉप पीक पे आपको फेरन लिखना है, देन यहां पे एक जगह पे मोलिब्डेनम लिख दो, लास्ट में यूरेनियम। बस यहां पे आयोडीन भी आप डाल सकते हो क्योंकि सबकी स्टेबिलिटी 8.8 के नीचे होती है। और यूरेनियम कितनी होती है वो लास्ट वाले आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में आपके यहां पे स्केल आने वाली है। यूरेनियम की होती है 7.6। सर कैसे याद आएगा? और ऑप्शन डी इसको याद कर लो, क्योंकि आप डिवाइड पूरा कैलकुलेट करोगे, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, इनटू उसमें आप डालोगे, फिर 951 का मल्टीप्लाई उस किलो जूल में आएगा, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में, फिर कन्वर्ट पड़ेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 10 का पावर -6 डालना पड़ेगा, क्योंकि पहले वो माइक्रो में आता है, फिर लेगा। ये सब चक्कर से बचना है, वैल्यू कुछ याद कर लो। कुछ वैल्यू मैं आपको साइड में लिख देता हूं, ऑलरेडी मैंने नेट से निकाल के रखा आपको के लिए। हाइड्रोजन का बाइंडिंग एनर्जी 1.06, यानी प्लॉट क्या करोगे? वही करोगे, क्योंकि आप ग्राफ पेपर पे इसको बनाने को प्लेन पेपर बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद लिथियम 4.9, हीलियम 7.1, नाइट्रोजन 7.8, फेरम 8.8, ऑक्सीजन ओनली 8, यूरेनियम 7.6, NO मोलिब्डेनम 8.3। इसी को प्लॉट कर लो बेटा, मतलब करो। सबसे कम हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन यहां पे आ दो, y के इधर, हां h इधर। अच्छा यहां पे इसके कैसे जाएगा? आपको मालूम है यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 238 होता है, ठीक है। यानी मेरा इसके एटलीस्ट 250 तक तो जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर में 238 चाहिए मुझे। तो यहां पर मैं बनाऊंगा 50 50 100 100 150 200, ये छोटा हो गया तो सब बड़ा कर दो। दो कॉलम के बराबर एक कॉलम, यानी 25 25 से जाओ, 25 25 से। तो यहां पे जाएंगे 50, यहां पे जाएंगे 100, 150 लास्ट में आएगा 200। तो 200 के अंदर 238 यहां पे आएगा। एग्जैक्ट कोई गिनती नहीं करना है, 238 250 के अंदर आना चाहिए। हां 200 तो पहुंचे, तो 250 पहुंचना है। 50 100 150 200 250, ठीक है। और यहां पर आपको मालूम है 8.8 आपका मैक्सिमम है, और इसी को बोलते हैं स्टेबिलिटी, यानी जो एलिमेंट कितना स्टेबल है कैसे करेंगे, जिसको तोड़ने के लिए मैक्सिमम एनर्जी लग जाए वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है, पर न्यूक्लियस के हिसाब से। ओवरऑल देखोगे तो यूरेनियम के पास 238 है, लेकिन ये इतना स्टेबल नहीं जितना कि फेरम स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसकी टोटल एनर्जी 492 है, डिवाइड बाय 50 करोगे तो 8.8 आया। इसका टोटल एनर्जी 1766 या एप्रोक्सीमेट 1800 मान लो। यूरेनियम का 1800 को डिवाइड करोगे तो 38 से, तो ये भी देखो अगर इसके पास चार्ज ज्यादा है तो इसके पास न्यूक्लियस भी ज्यादा है, तो इसका जब डिवाइड करोगे तो आंसर एप्रोक्सीमेट 7.54 समथिंग आने वाला है, जिसको 7.6 हम एक वैल्यू लेके चलते हैं। ओके, तो ये कंफ्यूजन आपको खत्म होना चाहिए। y एक्सिस आप लो दो के हिसाब से 2 4 6 8 10, ठीक है। अब ये बाकी तमाम चीजें हटा देता हूं, सिर्फ ग्राम बोर्ड पे रखता हूं, इजीली प्लॉट करने में समझने के लिए देखो। ये फेरम का कैसा निकाले थे वो सब भूल जाओगे, ठीक है। यूरेनियम कैसा निकाले, ए में 91 होता है, ये कुछ वैल्यू है तो ताकि इसी को यूज करना आपको प्लॉट करने के लिए। ये पूरा कर वापस फिर से बना के दिखाता हूं मैं। सबसे पहले अपनी स्केल आ गई y पे क्या लिया हमने Be/A, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस हमने y एक्सिस पर रखा है, x पे क्या रखा है? मास नंबर रखा है a। हमारे पास यहां पे एलिमेंट है और उनके यहां पर जो वैल्यू है वो Be/A का वैल्यू है, जो किसमें रहेगा? इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो बेटा यहां पर यूनिट लिखना है आपको, Be/A किसमें होगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, ठीक है। तो पहला वाला हाइड्रोजन जिसका 1.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वहां मैंने यूनिट कहीं नहीं लिखा क्योंकि वो नहीं लिखना रहता है, ग्राफ से प्लॉट करना होता है। तो 1 कहां मिलेगा? हां 1 पे नहीं मिलेगा सर, ये 2 है, ये 0 है, तो 0 2 के बीच में नहीं बनूंगा, तो पहला हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। उसके बाद आगे जा रहे हो लिथियम, लेकिन हाइड्रोजन क्या आता है? हीलियम आता है। हीलियम का देखो 7.1 और लिथियम का 4.9, यानी कि पीक मिलेगा, एक से लाइन देने वाली
आप यहाँ से चलो हाइड्रोजन से हीलियम पर 7.1 है, इनके बीच में कहीं 7 होगा, 7 पॉइंट यहीं कहीं होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन सब पीक पे जाओगे यहाँ पे 7.1 तक, और ये आपका बनेगा हीलियम, ठीक है। हीलियम के ऊपर आपको नंबर 4 लिखना है, नंबर 4 लिखना है। हीलियम पे 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ठीक है, मास उसका 4 है। देन आप लिथियम 4.9 कहां आएगा, 5 के करीब रहेगा ना, तो 4 और 6 के बीच में यहाँ 5 मिलने वाला है, 4 6 के बीच में 5, तो ये जिससे लाइन आपकी यहाँ तक आएगी, ठीक है। और इसका मास नंबर कितना बोलो, हीलियम का सॉरी लिथियम का मास नंबर 6 कितना रहेगा, 6। लिथियम का नंबर 3, तो मास नंबर 6। देन आपको जाना है और नाइट्रोजन पर, कार्बन में भी आ जा सकते हो, कार्बन का मैंने लिखा है, कार्बन का लिख देता हूं यहां पर, हीलियम के बाद यहाँ कार्बन का जो है वो हमारा 8 पॉइंट समथिंग है, कार्बन का 7.7, बाय एक्सपेरिमेंट में कार्बन इज 7.7, तो आप कहां पे गए थे अभी 5.1 पे थे। लिथियम के बाद कार्बन में जाओ 7.7 कहां मिलेगा, 7 और 8 के बीच में मिलेगा 7.7, तो ये आपका फिर से यहां पे जाएगा 7.7। और याद रखना 0 से 50 के आप आगे मास नंबर में नहीं पढ़ रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि हमारा मास नंबर आप देख रहे हो ना, अभी कार्बन कितना है 12 है, 12 कहां आएगा 50 के अंदर ही आएगा, इसलिए वो लाइन स्ट्रेट बनेगी, सीधी लाइन, ठीक है। वो लाइन कैसे बनेगी, स्ट्रेट बनेगी। तो गलत जगह बैठे बाबू, देखो देखो यहां बैठे तो देखो तो कैमरा दिखेगा, तो ये आपकी जो लाइन है आपको आपके ग्राफ में लाइन कुछ ऐसा दिखेगी, ऐसा गई इधर ही आई, इधर से इधर गई 7.7, फिर इधर ही आई, तो यस वो सब 50 के बीच में होने वाले हैं, क्योंकि आपका मास नंबर ये स्केल पे आगे कब बढ़ेगा, जब हम लोग बड़े-बड़े एलिमेंट पहले जैसे यूरेनियम लिखा है जिसका 38 है, मोलिब्डेनम जिसका 100 है, जब यहां जाएंगे तो मास नंबर पे आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज अभी तो मैं यही रहना है, ओके। तो अभी आप देख सकते हो यहां पर क्या था, लिथियम हीलियम, यहां पे आया लिथियम, ऊपर गए कार्बन, अब वापस से आ जाओ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ने प्लॉट किया है 7.8 पर, 7.8 यानी वो कार्बन के ऊपर रहेगा। अच्छा ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन कितना है 6, ऑक्सीजन कितना है 6 नहीं 8 है, गलत है 8.1 नहीं बोल सकते हो बट 8 है, ठीक है। तो यहाँ आपकी बुक में तो कौन सा दिया हुआ है, ऊपर हीलियम, लिथियम, देन कार्बन, फिर नाइट्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, यहाँ आया नाइट्रोजन, यहाँ पर है 7.1 पे आएगा नाइट्रोजन। तो अभी क्या है मास नंबर आएगा 7 14 14 बराबर है 14, अरे इसका टॉपिक नंबर 7 है ना, तो 7 का वर्ग करो, 7 न्यूट्रॉन 7 प्रोटॉन 14 हो गया। देन आप जाओ नाइट्रोजन के बाद चले जाओ ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन कितना है 8 है, तो 7.7 से ऊपर जाओगे आप 7.1 से ऊपर जाओगे तो 8 इधर देंगे ना, फिर से जगह देंगे आपको इधर, यानी मिलेगा ऑक्सीजन, मास नंबर कितना उसका, टॉपिक नंबर 16 है ऑक्सीजन, ठीक है। अभी फेरम पे जाते हैं, फेरम 56, मास नंबर ये 50 है ना, 56 का आएगा, 50 के आगे आएगा, यानी यहां पे आपको क्या मिलने वाला है, फेरम मिलने वाला है। तो यहां पे आप समझ जाओ और भी कितने का आएगा 8.8, यानी कहां जाएगा एकदम, ये 8 10 बीच में क्या रहेगा 9, तो 8.8 9 के करीब में कहीं होगा, तो ये ऐसा जाएगा, दैट इज फेरम 56, जिसकी स्टेबिलिटी कितनी है 8.8 है, कहां लिखी है कहीं पे लिखी है मैंने, बाकी निकाल यहां पे लिख दो मैक्सिमम, इससे ज्यादा किसी का नहीं है बेटा, ये तो आपको याद रहना चाहिए, फेरम से ज्यादा किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक B/A का वैल्यू स्टेबिलिटी किसी की नहीं है फेरम से ज्यादा। तो फेरम के बाद आपको याद रखना है मोलिब्डेनम जो 100 पे, तो 100 का ऑलरेडी हमने प्लॉट किया है, और मोलिब्डेनम का हमने कितना लिखा 8.3 लिखा है, ठीक है। 100 से ऊपर जाओ, लेकिन ज्यादा लेकर आप स्केल से जा सकते हो, ठीक है। 8.3 यहां पे जाएगा 8.8 के नीचे, तो आप गौर से देखो ना, अभी कर्व क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, ये इसकी पीक वैल्यू होगी, सबसे ज्यादा पीक वैल्यू इसको तो डार्क कर दिया मैंने, हाईएस्ट वैल्यू होगी का पीक जो फेरम पे है, देन आप मोलिब्डेनम पे आएंगे जिसका मास नंबर 100 है, फिर आप उसका चले जाओ यूरेनियम पे जिसका मास नंबर 238 है, तो वो कहां मिलेगा 250 थोड़ा पहले मिलेगा, तो यहां पे मिलेगा, ठीक है। और उसका कितना 7.6, ये 7 7.5 7.6 यहां पे लिखना है, यानी आपको इस ग्राफ को कुछ ऐसा लिखना है। अब यहाँ पे आपका आएगा यूरेनियम 238, जिसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे आप चेक करोगे तो 7.6 आ रही है, और जिसका मास नंबर 238 आ रहा है, तो ये आपका कर्व बन गया, कुछ नहीं करना है, कितने एलिमेंट आपको प्लॉट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 एलिमेंट प्लॉट कर दिए। कुछ किसी को डाउट रहता है तो पूछ सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। प्लॉट करने का तरीका बहुत आसान है, यहाँ पे मास नंबर डालना है, यहाँ पे B/A का वैल्यू याद रखना है, यूनिट माइक्रोइलेक्ट्रॉन वोल्ट डालना है। स्केल पे आप देख सकते हो ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 मास नंबर 25 यूनिट, तो ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर टू 1, या अगर आपने दो का चल रहा है तो 1 सेंटीमीटर टू 2, या आपके ऊपर स्केलिंग करना, मैंने यहाँ पे 2 रखा है तो मेरा स्केल रहेगा वाई स्केल पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 यूनिट के, ठीक है। और एक्स पे रहेगा 1 सेंटीमीटर बराबर 25 के, देखो मैं यहाँ पे दो बॉक्स में 50 दिखाई, पहले पे क्या आएगा 25, फिर 50, यहाँ पे 75, फिर 100, फिर 125, फिर 150, 175, 200, 225, 250। तो अब देखो कितना आसान है ना, 230 उतारना है तो 225 से बड़ा होगा और 250 से छोटा होगा, इसके बीच में करना है। होपफुली विल गेट द आंसर। थैंक यू। हेलो।